तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। क्राइम तक की कहानियाँ सुनते हैं आप, पूरी क्राइम तक की फैमिली। और मुझे ये भी पता है कि आप लोग क्राइम की कहानियों को पढ़ना भी पसंद करते हैं। एक न्यूज़ एंकर के कत्ल की कहानी आई थी कुछ वक्त पहले, नैना, और इसके बाद एक फेसबुक पोस्ट और फिर कई हाई प्रोफाइल मर्डर। मैं आगे कुछ कहूँ या बात करूँ, ज़बरदस्त मिस्ट्री थ्रिलर ये किताब है पिशाच। और जब इस नाम आप देखेंगे पिशाच, इसका मतलब तब समझ में आएगा जब आप इसकी कहानी पढ़ेंगे। संजीव पालीवाल जी मेरे सीनियर, टीवी इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत अच्छे लिखने वाले, और इन्होंने ये किताब लिखी है। तो मैं पूरी बातचीत करूं किताब के बारे में आप लोगों के लिए, चूँकि आप लोग शैदाई हैं, शौकीन हैं कहानियाँ सुनने के। तो संजीव भाई, ये पिशाच कहानी है क्या? शम्स भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे क्राइम तक की इस महफिल में बुलाने के लिए। मुझे लगता है कि अब आप क्राइम तक की महफिल में बुलाने के लिए नहीं, बल्कि आप परमानेंट पार्ट हो गए हैं, क्योंकि ये दूसरा थ्रिलर, दूसरा आपने क्राइम बेस्ड नॉवेल लिखा और गज़ब का लिखा। तो अब आप क्राइम तक से अब अलग चाहें भी तो आप हो नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तैयार हूँ आपको सेवाएं देने के लिए। तो ये कहानी दरअसल शुरू होती है एक मर्डर से। एक सनसनीखेज मर्डर होता है मयूर विहार, दिल्ली का बहुत मशहूर इलाका है जहाँ मिडिल क्लास लोग रहते हैं, और पटपड़गंज आईपी एक्सटेंशन, वो भी मिडिल क्लास है, नौकरी पेशा लोग। मैं भी मयूर विहार में ही रहता हूँ। मैं भी उसके बराबर में रहता हूँ आईपी एक्सटेंशन में। तो वहाँ पे एक मर्डर होता है और एक बहुत बड़ा विचारक, पेंटर, उसका नाम होता है गजानन स्वामी, 75 साल की उसकी उम्र है। उसका मर्डर होता है सनसनीखेज तरीके से। और इस मर्डर में जो सबसे बड़ी खास बात होती है शम्स भाई, वो होती ये है कि मर्डर तो लोग करते हैं अमूमन, लेकिन जाने के बाद, मर्डर करने के बाद जो मर्डरर है वो क्राइम सीन सजाता है, स्टेज करता है। वो उसकी लाश को उठा के लाता है, बैठाता है, मुंह पे खून लगाता है, आंखों से खून टपकाता है और दीवार पे लिख के चला जाता है पिशाच। तो पुलिस ये भौचक्की होती है कि दरअसल कौन है ये जो इतनी बेदर्दी से एक तो कत्ल करता है और उसके प्राइवेट पार्ट गायब होते हैं। कौन है जो इतनी बेदर्दी से कत्ल कर सकता है, क्राइम सीन सजाने में इतनी मेहनत कर सकता है। यहां से ये स्टोरी शुरू होती है और उसके बाद तो फिर आपके हवाले हो जाती है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, क्या होगा, आगे कौन करता है, क्यों करता है, और फिर कितने मर्डर और होंगे। जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ती चलाती है, मर्डर होते चले जाते हैं। आमतौर पे क्राइम में ये कहा जाता है कि जब कोई क्राइम होता है तो क्राइम सीन से जो क्राइम करता है क्रिमिनल, उसका पहला मकसद ये होता है कि कितनी जल्दी इस क्राइम सीन से भागूं, क्राइम सीन से गायब हो जाऊं। यहाँ पे आप थोड़ा सा उल्टा गए। आपका जो क्रिमिनल है, जो कातिल है, वो क्राइम सीन को सजा रहा है, भाग नहीं रहा, बल्कि अपना पूरा टाइम ले रहा है। ये ख्याल आपको कहाँ से आया? क्योंकि असली ज़िंदगी में भी ऐसी कई चीज़ें हुई हैं। ये देखिए, जो कोल्ड ब्लडेड मर्डरर होते हैं ना, और जो प्लान करके करते हैं, भागते वो लोग हैं जो अचानक मारते हैं। लेकिन अगर आप प्लानिंग करके बैठे और आपने अगर अपना टारगेट सही चुना है, तो उसने टारगेट ऐसा चुना था कि वो अकेला रहता था इंसान और मिलता जुलता नहीं था अपने यहाँ, तो उसको पता था कि यहाँ कोई नहीं आने वाला। और अगर कातिल बहुत शातिर है और ख़ूबसूरत भी है, तो उसके पास फुल मौका होता है वो सब कुछ करने का जो वो करना चाहता है। आपने कहा कातिल शातिर हो, ऊपर से खूबसूरत हो। ऐसे ही इस दुनिया में, अपने देश में बहुत सारी क्राइम हुई जिसको कवर भी किया मैंने। उसमें एक चीज़ ये वाली बात जो आपकी आई, वो मैंने देखी है कई बार। अगर कातिल खूबसूरत हो तो फिर क्राइम सीन पे पूरा टाइम लेते हैं। देखिए, तो आपने मेरी बात की तस्दीक कर दी। बिल्कुल, मैंने तस्दीक किया, क्योंकि ये है, कई ऐसे रियल स्टोरीज़ हुए। यहाँ पे संजीव भाई दो चीज़ें। एक, पहले जो आपने लिखा नैना, उसमें एक न्यूज़ एंकर के कत्ल। यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो एक फेसबुक पोस्ट, उसके बाद ये कत्ल का सिलसिलेवार जो कहानियाँ शुरू होती है। लेकिन यहाँ पे भी न्यूज़ चैनल है। और जो मैंने पूरी किताब, चूँकि मैंने कहा कि इतनी इंटरेस्टिंग है कि पूरा पढ़ डाला, आपने दो न्यूज़ चैनल को भी इसमें एक तरह से अपनी कहानी का हिस्सा बनाया है। ज़मीन भी है कहानी की। तो ये पहला न्यूज़ एंकर का मर्डर, दूसरा न्यूज़ चैनल के दो। आप न्यूज़ चैनल में खुद काम करते हैं, तो क्राइम के साथ बार बार न्यूज़ चैनल को क्यों जोड़ रहे हैं आप? देखिए, मैं आज के दौर का उपन्यासकार हूँ। सो मैं जो क्राइम की स्टोरी लिखता हूँ वो मैं अपने समाज की लिखता हूँ, जिस समाज में मैं जीता हूँ। इस उपन्यास को आप देखें या नैना को आप देखें, तो आप दोनों को जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपके आसपास की कहानी है।
ये कहानियां हमने देखी हैं, ऐसे किरदार हमने देखे हैं। मेरे उपन्यासों के जो किरदार हैं वो कोई क्रिमिनल नहीं है कि उसमें कोई एक डॉन है या एक कोई गुंडा है, नहीं, वो हमारे आप जैसे लोग हैं, नौकरी पेशा करने वाले, उनके अपने रिश्ते बनते हैं और रिश्तों के अंदर कुछ ऐसा होता है कि वो अपराधी बन जाते हैं हालात की वजह से। हालात की वजह से उनके हालात ऐसे होते हैं और वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कत्ल करना चाहते ही हों, लेकिन कत्ल हो जाता है। अब रही बात न्यूज़ चैनल की, तो मैं 32 साल से न्यूज़ रूम में हूँ। पहले 5 साल अखबारों में के न्यूज़ रूम में था और पिछले 27 साल से टीवी के न्यूज़ रूम में हूँ। तो मैं काफ़ी टाइम से 10 साल से लिखने की कोशिश कर रहा था कि कुछ लिखूं, वो पूरा नहीं कर पा रहा था। तो जब मैंने न्यूज़ रूम के बारे में लिखना शुरू किया और एंकर के मर्डर के बारे में सोचा, तो वो उपन्यास पूरा हो गया। तो इसलिए पूरा हो गया क्योंकि न्यूज़ रूम तो मैं आंख बंद करके लिख सकता हूँ, बिल्कुल। मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, रिश्ते सोचने की ज़रूरत नहीं है, हालात सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो नैना सोचते वक्त मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, मेरे अनुभव थे 27 साल के, जो मैंने टीवी न्यूज़ रूम में देखा था अलग अलग मौक़ों के ऊपर, उन सबको जोड़ के एक किरदार, 2-3 किरदार रचे और मुलम्मा चढ़ा के उसको लोगों के सामने रख दिया। पिशाच में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत रिसर्च करनी पड़ी। और जो आप 2 चैनल की बात कर रहे हैं, आज के दौर में भी हम 2 धाराओं के बीच में ही जी रहे हैं, या तो आप इस तरफ हैं या तो आप इस तरफ हैं। मैंने कोई जजमेंट देने की कोशिश नहीं की है, मैंने दोनों आपके सामने रख दिए, आप जज कीजिए कौन सही है कौन गलत है। तो मैं फिर कह रहा हूं, जो मेरे समाज में हो रहा है, जिस समाज में मैं जी रहा हूं, मैं उस समाज की कहानी लिख रहा हूं। तो इसमें वो सब कुछ है जो हम आज देख रहे हैं। तो इसमें खास बात यह है कि आप एक क्राइम थ्रिलर तो पढ़ेंगे, लेकिन साथ में न्यूज़ चैनल का फंक्शन कैसे होता है, न्यूज़ चैनल में काम कैसे होता है। जैसे संजीव भाई ने बताया कि करीब 32-34 साल 27 साल से न्यूज़ रूम का पूरा वो देखना, तो वाकई अगर जैसे 20 साल तो मुझे हो गए आज तक में, तो न्यूज़ चैनल में कैसे काम होता है मुझे लगता है कि मुझे सोचने की भी ज़रूरत नहीं है ना, हर पहलू हर चीज़ पता है। तो आपको इस किताब के ज़रिए न्यूज़ चैनल का पूरा जो वर्किंग सिस्टम होता है वो उसकी बड़ी ख़ास जानकारी मिलेगी, वो भी इंटरनल अंदरूनी। अब बड़ी बेबाकी से लिखा है। अब न्यूज़ चैनल हो गया, कत्ल हो गया, खूबसूरत है, शातिर है कातिल, तो जब ये सारी चीज़ें आती हैं तो फिर हमारी वाली भी चीज़ आती है क्राइम रिपोर्टर की तरह, वो है पुलिस। क्योंकि जब जुर्म होगा तो पुलिस तो आएगी। तो इस नावल में चूँकि सिलसिलेवार एक के बाद एक कत्ल हो रहा है और सारे नामी गिरामी लोगों का, और बड़ी सनसनीखेज तरीके से जो कत्ल का सीन है वो और भी ज़्यादा रोंगटे खड़े करने वाला है। अब ऐसे में जब एक पुलिस अफसर आता है तो उसके सामने बड़ी चुनौतियाँ होंगी। तो यहाँ पे जो आपके कैरेक्टर हैं, जो आईओ है इसमें समर प्रताप सिंह, जब आपने समर प्रताप सिंह को जन्मा तो कहीं ना कहीं रियलिटी से कुछ ऐसे पुलिस अफसर आपके जहन में होंगे, वहाँ से उठाया, या फिर ये आपको अपना लगा कि कई बार इंसान के अपने मन में होता है यार अगर मैं इस मामले की जांच करता तो शायद मैं ऐसा पुलिस अफसर होता, मैं इस तरीके से करता। सी देखिए, पुलिस अफसरों से मैं मिला तो हूँ, लेकिन जब मैं किरदार लिख रहा था ना, तो मेरे जहन में मैं खुद ही था, कोई और नहीं था। सबसे अच्छा यही होता है। मैं पुलिस इंस्पेक्टर को, आईओ को ह्यूमन दिखाना चाहता था, एक मानवीय चेहरा उसका दिखाना चाहता था। पहले उपन्यास में, हालांकि दिल्ली पुलिस में कुछ लोगों ने मुझसे शिकायत की थी कि आपको इंस्पेक्टर को इतना क्रूर नहीं दिखाना, इतना गुस्से वाला नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन पहले उपन्यास के अंदर उसके हालात मैंने बताए थे, वो किन हालात से निकल के आया था, क्योंकि उसकी भी एक स्टोरी चलती रहती है पूरे उपन्यास के अंदर। इंस्पेक्टर की अपनी जिंदगी है जो उलझा हुआ है, तमाम उसकी दुश्वारियां हैं, उसकी जिंदगी की अपनी दुश्वारियां हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उसकी, उससे निकल के आया था, तो वो खींचता रहता था। और मीडिया के साथ तो पुलिस वालों का रिश्ता कभी अच्छा होता नहीं है, और क्राइम सीन पे अगर रिपोर्टर वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद अगर पुलिस वाला वहाँ से निकलेगा तो उसका जो हाल होता है वो मैंने दिखाने की कोशिश की थी। तो वो ह्यूमन है, उसकी अपनी मुश्किलें हैं, लेकिन बड़ा ज़हीन है, बड़ा समझदार है, पढ़ा लिखा है वो इंस्पेक्टर। पुलिस वालों ने मुझसे इस बात की तारीफ़ की कि आपने बहुत अच्छा उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा डिफ़ाइन किया है। उन्होंने कहा हम आपके तरीके से सहमत नहीं थे पहले वाले में, लेकिन मैं कहता हूँ पुलिस वालों की दूसरे में इसमें उनकी शिकायत दूर हो जाएगी। एक चीज़ होती है संजीव भाई कि खाकी के पीछे भी दिल तो वैसे ही होता है जो हमारा आपका होता है। इस पूरे नावल में सारी जो चीज़ें आपने लिखी, जिस तरीके से इसको, एक तरह से मैं तो ये कहूँगा कि आखिरी पन्ने तक एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है, और वो जो जवाब है कि आखिर ये क्यों, कैसे, क्या होगा, किसने किया, ये बेसिक एक क्राइम थ्रिलर की जो चीज़ें होती हैं जो एक किसी भी नावल को कामयाब बनाती है, वो आखिरी पन्ने तक आपकी मौजूद रही। आखिरी पन्ने तक क्लाइमेक्स को छुपा के रखना कितना बड़ा मुश्किल काम होता है। सबसे मुश्किल काम वही होता है। उपन्यास लिखना आसान होता है, लेकिन उस रहस्य को छुपाते चलना कि हत्या दरअसल क्यों हो रही थी और कातिल कौन है, उसको छुपाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। एक बार वो आपके पकड़ में आ गया, फिर कोई दिक्कत नहीं होती।
होती। सबसे बड़ी उलझन यही होती है, क्योंकि देखिए उपन्यास में सबसे कमाल की चीज़ क्लाइमैक्स होती है। आप चाहे फिल्म देख रहे हो, चाहे OTT सीरीज़ देख रहे हो, आखिरी एपिसोड जो है वो बड़ा स्पेशल होता है। तो क्लाइमैक्स जो है वो अंग्रेजी ज़बान में एक शब्द आता है स्पेक्टेकुलर, वो होना चाहिए एकदम विहंगम, जिसे कहते हैं कि एकदम हाई पे ले जाके आप छोड़ें। तो मैंने कोशिश की इसमें, मेरी पहली कोशिश थी, पहली कोशिश नैना में थी, उसमें उतना हाई पे नहीं गया था। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि और थोड़ा तुमको ग्रैंड बनाना चाहिए था उसको, लेकिन मुझे लगता है कि पिशाच में मैं वो काम कर पाया हूँ। उसको बहुत ग्रैंड बनाने की मैंने कोशिश की है कि वहाँ जाके जब सांसें रुक जाती हैं कि अरे क्या होगा अब। नहीं, इसका तो मैं भी गवाह हूँ, क्योंकि जब मैंने आखिरी पन्ना जहाँ पे नॉवेल ख़त्म हो रहा है और वो जो आखिरी के आपके 4-6 लाइनें हैं, वो सारी चीज़ें पलट के रख देती हैं कि हम शुरू से एक तस्वीर बना, क्योंकि हर ऐसे थ्रिलर में ये होता है कि 1 2 3 4 5 सस्पेक्ट होते हैं, ये कातिल ये कातिल ये कातिल, लेकिन यहाँ पे छम से जो निकल के आता है, और मुझे लगता है वो कि मैं चलते चलते एक टीजर छोड़ गया हूँ। टीज़र छोड़ गया। और मुझे लगता है कि ये टीज़र आजकल जो फिल्मों का भी एक ट्रेंड है ना, पार्ट 2 3 4, ये उसी तरफ इशारा कर रहा है क्या? पता नहीं, देखिए मेरे को पिशाच लिखनी नहीं थी। नैना लिखने के बाद मैं कुछ और लिख रहा था, मैं पिशाच नहीं लिख रहा था। पिशाच का आइडिया मुझे अचानक ही एक दिन एक फेसबुक पोस्ट पढ़ते पढ़ते आया। मैंने एक फेसबुक पोस्ट पढ़ी और अचानक मेरे दिमाग में कीड़ा जागा और मैंने जोड़ना शुरू किया, सोचना शुरू किया। वो नॉवल बनता चला गया, मैंने उसको लिखना शुरू कर दिया, वो पूरा हो गया। तो जो मैं लिख रहा था ओरिजिनल, वो अलग रखा हुआ है अभी। तो स्टोरी के साथ यही होता है, कभी अचानक से आपके दिमाग में आ जाती है, कभी आप महीनों मेहनत करते रहते हैं, आपको सूझती नहीं है कि मुझे क्या लिखना है। और फिक्शन में खास तौर से ये होता है कि वो राइटर्स ब्लॉक एक कहते हैं कि वो जम जाता है कि वो आपको लिखने ही नहीं देता, आपको समझ में ही नहीं आता क्या लिखना है। तो पिशाच के साथ अच्छी बात ये, जिस दिन ही आया उसके 3 महीने में उपन्यास पूरा हो गया था। हाँ, ये आपने काफ़ी जल्दी लिखी। जिस तरह का इसमें लगातार मर्डर है, एक थ्रिलर कहानी है क्राइम की, तो आपकी अपनी इतने लंबे आप न्यूज़ चैनल से भी जुड़े हुए हैं, तो आप ये कह नहीं सकते कि नहीं मैं क्राइम की दुनिया से दूर हूँ। इस देश में या दुनिया में ऐसे कुछ ऐसे मर्डर्स या क्राइम हुए होंगे जो आपको आज भी झकझोर कर रख देते हैं, रियल? जी, कौन कौन से, मैं ये जानना है, एक क्राइम रिपोर्टर के तौर पे भी मैं जानना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा जिसने मुझे झकझोरा वो आरुषि मर्डर केस है। देखिए, क्यों? मैं एक बाप हूँ, एक बेटी का बाप हूँ। वो 13 साल की लड़की थी जिस वक्त उसकी डेथ हुई और पूरे देश में हंगामा मच गया। मेरा दिल ये मानने को कभी तैयार नहीं हुआ कि कोई माँ बाप अपनी बेटी को मार सकता है। मैंने कभी नहीं मानने की कोशिश की, ना ही मैं आज ये मानने की कोशिश करता हूँ। अदालत चाहे उनको फांसी भी चढ़ा देती तो शायद मैं ये एक्सेप्ट नहीं करता एक बेटी का बाप होने के नाते, क्योंकि मैं मानने को ही तैयार नहीं हूँ। मेरा दिमाग दिल ये गवाही देता ही नहीं है कि कोई बाप अपनी बेटी का कत्ल कर सकता है, जबकि हम देखते हैं कि होते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों उसने मुझे जितना झकझोरा उतना मुझे किसी दूसरे केस ने नहीं झकझोरा। हालांकि मैं संजीव भाई, जैसे मेरी भी बेटी है, पर मुझे लगता है कि इस दुनिया में ऐसा एक रिश्ता नहीं है जो क्राइम की नज़र से देखें जो बदनाम या क्या कहते हैं जिसके साथ पाप ना जुड़ा हो। माँ बेटे, बेटे माँ, बाप बेटा, भाई बहन, है ना, दादा दादी नानी, हर एक के साथ कोई ना कोई क्राइम हुआ है लाइफ में। तो यहाँ पे आरुषि का जो होता है, एक तो ये कि चूँकि शक आया था कि माँ बाप ने मारा, पहली चीज़ ये, इसकी वजह से आपको झकझोर दिया इस कहानी ने। लेकिन आज भी जो कहानी है, पूरा सीक्वेंस है, वो तो आपको सब कुछ पता है, क्योंकि आपने न्यूज़ में बैठ के इस पर पता नहीं कितने शो बनाए हैं। एक घर के अंदर 4 लोग, सुबह 2 जिंदा 2 मुर्दा, दरवाजे बंद। तो फिर हालांकि अभी भी केस अनसॉल्व है। मैं लिखूंगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने वो उपन्यास भी लिखना शुरू कर दिया था और मेरे दिमाग में उसका क्लाइमेक्स भी है कि अगर मैं लिखूंगा, उसका अंत लिखूंगा, तो मैं कैसे लिखूंगा। तो मतलब आपके उस उपन्यास में जो भी आप जब लिखेंगे तो 4 बंद दरवाजे, घर के अंदर 4 लोग, 2 जिंदा 2 मुर्दा, उसका सच सामने आएगा। लेकिन इसका आज भी लेकिन वो क्लाइमेक्स होगा, फिक्शन होगा, समझ उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आऊँ, रियल पे आऊँ, लोअर कोर्ट ने, सीबीआई की कोर्ट ने दोनों माँ बाप को ही कातिल मान लिया और उम्र कैद की सज़ा सुना दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी कोई नया सबूत तो आया नहीं है। तो इससे यही लगता है कि ये दोनों वहाँ से भी बरी हो जाएंगे, दोनों फिलहाल आज़ाद हैं। तो अब सवाल ये है कि आरुषि और हेमराज को किसने मारा, तो ये अभी तक क्लियर नहीं। आपके हिसाब से इस केस में है क्या, सच्चाई क्या है? देखिए, मुझे नहीं मालूम सच्चाई क्या है। आजकल मैं तो फिक्शन लिखता हूँ। फिक्शन में लिखूंगा तो मेरे पास ऐसा कोई ना कोई रास्ता होगा कि उस रात घर में कोई ना कोई आया था। तो आपका ये, चलिए फिक्शन है, लेकिन ये तो हम बहुत सारे लोगों की भी राय है कि कोई बाहर से शख्स आया था और उसके पास पूरा मोटिव था उसको कत्ल करने का, दोनों को कत्ल करने का। हाँ, कत्ल के लिए हमेशा मोटिव तो होता है। और मोटिव था, बहुत पुख्ता मोटिव था, और ऐसा मोटिव था कि अगर वो राज खुल जाता तो देश की राजनीति में भूचाल आ जाता।
फिर ये पूरा ही आप फिक्शन की तरफ लेगा या ये आप कहते कहते कुछ बता रहे हैं जो सच्चाई नहीं? मुझे सच्चाई बिल्कुल नहीं पता है। मैंने, आपको पता है, मैंने कभी क्राइम रिपोर्टिंग नहीं की है, मैंने कभी एजेंसीज कवर नहीं की हैं, मैं हमेशा डेस्क का बंदा रहा हूँ, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ क्या हुआ है। डेस्क पे आप लोग जो लाके कभी दे देते थे, हम तो उसको बना के लगा देते थे, आप उसको थोड़ा उसमें सजा तड़का देते थे, लगा संवार देते थे, सजा देते थे। आरुषि के अलावा और कोई ऐसी मर्डर मिस्ट्री? ये जो अभी केरला में हुआ, उस महिला ने अपने परिवार के लोगों को साइनाइड देके जो हाँ बिल्कुल, एक एक करके। वो बड़ी अद्भुत कमाल की स्टोरी है। वो उस पे भी मेरा मन है कुछ स्लो लिखने पॉइजन, में। एकदम स्लो धीरे पॉइजन, धीरे। आराम से। वो कैसे, देखिए, उसका एक इश्क था, इश्क के लिए उसने अपने खानदान के 6 लोगों को मार दिया, अपने बच्चों को मार दिया, अपने पति को मार दिया, अपनी सास को मार दिया, कोई अपनी भाभी को मार दिया। मतलब कमाल है कि कैसा ये दिमाग होता है। मैं तो ये उलझ जाता हूँ कि आखिर ये कौन सी चीज़ है कि इन दिमागों में होता क्या है जो एक के बाद एक कत्ल करते चले जाते हैं और कोई शिकन नहीं होती उनके चेहरे पे, उन्हें कोई रहम नहीं आता। ये वो सब कहानियां जो हमारे आसपास की हैं। देखिए, कहानियां तो बहुत होती, गांव देहात के किस्से बहुत होते हैं, लेकिन हमको तब झकझोरता है, हम बड़ा मिडिल क्लास बहुत सेल्फिश होता है। मिडिल क्लास के आसपास जब कुछ होता है ना, वो उससे हिलता है। तो आरुषि में भी क्या था, वो मिडिल क्लास था, डॉक्टर फैमिली थी, हमारी जैसी फैमिली थी, हमारे जैसी में कुछ होते तो हम हिल जाते, यार हमारे साथ भी हो सकता है। उसमें और भी जुड़ गया था कि आपकी बात सही थी, हर माँ बाप को यही लग रहा था कि यार माँ बाप भी बेटी को मार सकते हैं, और बेटियां डरी हुई थी कि मम्मी पापा भी कत्ल कर सकते हैं। तो हम मिडिल क्लास, इसीलिए मैं मिडिल क्लास की कहानी लिखता हूँ, क्योंकि हम बहुत हिपोक्रेट हैं। मिडिल क्लास जो है बहुत हिपोक्रेट होता है, अपने ऊपर आती है ना तो इकट्ठा हो जाता है। एक इसमें गांव देहात में तमाम घटनाएं होती रहती है, खाप कुछ करती रहती है, उनको फर्क नहीं पड़ता। शहरी इलाकों के अंदर मिडिल क्लास कुछ हो जाए, हाय तौबा, हम भी उसमें। एक संजीव भाई, ये मेरा अपना पर्सनल सवाल है, जो क्राइम होता है हम लोग बहुत उंगलियां उठाते हैं, कई ऐसे केस हैं जो अनसॉल्व है, आरुषि आज भी अनसॉल्व ही है, तो ये एजेंसी की नाकामी है, चाहे यूपी पुलिस हो या सीबीआई हो। ऐसे और भी बहुत सारे केस हैं, सैकड़ों केस हैं जो आज तक अनसॉल्व हैं। यहाँ पे एक फिक्शन लिखने वाले संजीव पालीवाल के जरिए मैं जानना चाहता हूँ कि जब हम नॉवेल लिखते हैं तो सारे किरदार और कैरेक्टर हमारे कंट्रोल में होते हैं, हमारे कलम के नीचे होते हैं, हम जिसको जैसा चाहें वैसा पैदा करेंगे और बनाएंगे। ऐसी कोई कहानी, ऐसी परफेक्ट मर्डर जिसको कहते हैं कि जिसमें सब कुछ हो जाए और आखिर तक जांच एजेंसी उसके आसपास भी ना फटकने पाए, मतलब कोई सुराग, कोई सबूत, ये कहते हैं ना कि कातिल या मुजरिम कोई ना कोई एक सुराग छोड़ जाता है। हाँ। तो ऐसी क्या चीज़ है कि एक भी सुराग ना छूटे और दुनिया सर पकड़ के रह जाए, यार ये हुआ कैसे, किया कैसे, सच्चाई क्या थी? कभी ये दिमाग में है आपके लिखने का? हाँ, देखिए, राइटर तो यही होता है, वो कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो आपके पास एडवांटेज है। तो एडवांटेज है, आप सोच सकते हैं कि हम परफेक्ट मर्डर तो होता है और परफेक्ट मर्डर जैसी चीज़ होती है और लोग छूटे भी हैं, पता भी नहीं चला, पकड़े भी नहीं गए हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। तो लिखने का तो मन तो है कि कभी लिखा जाए उसको, कि परफेक्ट मर्डर विदेशों में तो बहुत लिखे गए, हमारे यहाँ दरअसल लिखे नहीं जाते हैं इस तरीके। थोड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे इसमें मेहनत करनी पड़ी। नैना में मैंने उतनी मेहनत नहीं की थी, लेकिन पिशाच में बहुत मेहनत की है। आपसे बहुत सारी चीज़ें मैंने अलग अलग वक्त पे आते जाते पूछ लिया, चाहिए कैसे होता है, तब मुझे पता भी नहीं था। आपको पता भी नहीं था मैं कर क्या रहा क्या हूँ, पूछ क्या रहे हैं? आते जाते पूछ लेता था। तो इसमें डॉक्टरों से भी बात की है, इसमें तमाम लोगों से बातचीत की है। आगे मैं कोशिश करूंगा, मनोचिकित्सक से ही बात की, बहुत लोगों से बात की, तमाम पोस्टमार्टम, जैसे मुझे नहीं पता, अगर गले में यहाँ चीरा लगाएगा कोई तो कितनी देर में किसी की डेथ हो जाएगी, तो ये डॉक्टर ने बताया, उसने कहा सेकंडों का काम है। अगर यहाँ एक आर्टरी होती है, अगर आप उसको काट दें तो सेकंड के अंदर लगेगा, वो बोल भी नहीं पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, फिर खून का फवारा निकलता है। तो वो सब डॉक्टरों ने बताया, मुझे थोड़ी पता था कि कत्ल कैसे होता है। तो लेकिन परफेक्ट मर्डर मैं लिखूंगा, आपने आइडिया अच्छा दिया है मुझे। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ। तो ये पिशाच है और अमेज़न पे ये उपलब्ध है, मुहैया है, और आपको ये भी बता दूं कि अभी लगातार ये नंबर 1 बेस्ट सेलिंग में भी पहुंच चुका है। और मेरा दावा है कि जब आप पढ़ेंगे, हर पन्ने में जितने पन्ने आप पलटेंगे, आपकी जो बेचैनी है वो बढ़ती जाएगी, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाएगी, आप क्लाइमेक्स की तरफ जल्द से जल्द पहुँचना चाहेंगे कि आखिर ये सारा मामला क्या है, कातिल कौन है, क्यों कत्ल कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ मिलेगी। और मैं पूरी क्राइम तक फैमिली से रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा, गुजारिश करूँगा कि वो पिशाच को और संजीव पालीवाल जी को उतना ही प्यार दें। और इसको अगर पढ़ेंगे, एक गारंटी है कि आपको पढ़ने के बाद अफसोस नहीं होगा। आप क्राइम तक फैमिली से कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा, जितनी मोहब्बत से आप क्राइम तक को मोहब्बत देते हैं, उतना ही पिशाच को भी दीजिए। हालांकि बड़ा मुश्किल है, देखिए, ये कहना क्या दौर आ गया है कि हम कहें पिशाच से मोहब्बत करें तो ये थोड़ी बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन आप मोहब्बत कीजिए, पिशाच आपको निराश नहीं करेगा। आपको वाकई किताब पढ़ के एक अच्छी सी फीलिंग आएगी कि आपने अपना वक्त और पैसे दोनों ही ज़ाया नहीं किए। बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया संजीव भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और बस आप लिखते जाइए, हम पढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।